तो आज हम पहुंच चुके हैं प्लांट फिजियोलॉजी के लास्ट चैप्टर पे, जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट। देखो यार, हमने रेस्पिरेशन पहले भी पढ़ा है, ब्रीथिंग ऑफ गैसेस पढ़ा हुआ है। ह्यूमन में किस तरह हम सांस लेते हैं, कैसे छोड़ते हैं, वो भी हमने देखा है। अगर हम बात करें तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन करवाता था? लंग्स करवाता था। हमने उसको कहा था वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, तो वही हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को लेता है, इनहेल करता था और CO2 को एक्सेल करने का काम करता था। तो क्या प्लांट के अंदर वैसा ही होता है क्या? क्या वो भी लंग्स से सांस लेते हैं? बिल्कुल नहीं, उनके पास लंग्स नहीं होता। तो लंग्स नहीं होता तो वो सांस किससे लेते होंगे? देखो, एक्चुअली उनके जो लीफ होते हैं ना, लीफ के अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको अपन कहते हैं स्टोमाटा। अब वो स्टोमाटा जो होता है वही गैसेस चेंज करता है, मतलब कि ऑक्सीजन को लेगा, CO2 को रिलीज करेगा। ऑक्सीजन को प्लांट कब लेता है? हम सबको पता है, रात के टाइम। तो ये जो रेस्पिरेशन होता है वो नाइट टाइम में ही कर सकता है, डे के टाइम वो नहीं कर सकता। डे के टाइम एक्चुअली होता यह है कि स्टोमाटा उस टाइम ओपन रहता है, और जब स्टोमाटा ओपन होगा तो वो CO2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसा कि हमने इसके पिछले वाले लेक्चर में देखा था फोटोसिंथेसिस में, कि वो CO2 को ले रहा था तो उससे रूबिस्को एंजाइम एक्टिवेट हो जाता था, और रूबिस्को एंजाइम को क्या चाहिए होता है? CO2 को चाहिए होता है। तब वो अच्छा काम करेगा, मतलब कि वो ग्लूकोज को फॉर्म करेगा, मतलब फूड को फॉर्म करना शुरू कर देगा। और रात के टाइम जो प्लांट होते हैं वो CO2 को इसलिए नहीं लेते क्योंकि उसके पास पहले से CO2 भरा पड़ा रहता है। तो इसलिए वो CO2 को ना लेकर के ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 को रिलीज़ करने लगते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि रात के टाइम कभी भी पेड़ के नीचे हमें नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उस टाइम जो प्लांट होते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। इट मीन्स ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सेल करते हैं। अगर हम बात करें तो दोनों में डिफरेंस के बस ये है कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो डे प्रोसेस है, और ये जो हमारा रेस्पिरेशन होता है वो हमारा नाइट प्रोसेस होता है। क्लियर है? अब तो दोनों में काफ़ी जो प्रॉब्लम आती है वो मैंने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया। और एनिमेशन के साथ देखने में मज़ा आ रहा है ना? तो बिल्कुल आएगा यार, क्योंकि ये लेक्चर ही हमारा अच्छा होता है, चाहे वो कोई भी लेक्चर हो। तो अगर आपने फोटोसिंथेसिस का लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ देख लेना, क्योंकि यार इससे लिंक्ड है तो दिक्कत आएगी ना, इसलिए। खैर, आगे अगर हम बात करें तो इससे पहले हम एनर्जी को ले रहे थे और फूड बना रहे थे। अब क्या करेंगे? उल्टा करेंगे। अब हम फूड को तोड़ेंगे और एनर्जी निकालेंगे। राइट, बिल्कुल। अब दिक्कत ये आएगी सर कि तोड़ेंगे किसके थ्रू? तो हम उसको तोड़ते हैं ऑक्सीडेशन के थ्रू। एक्चुअली हम नहीं तोड़ते, वो प्लांट तोड़ते हैं। राइट। तो ये जो पूरा का पूरा रेस्पिरेशन होता है ये चलता किसके अंदर है? तो सेल के अंदर चलता है। तो हम बोल सकते हैं इस रेस्पिरेशन को सेलुलर रेस्पिरेशन। क्लियर है? बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे यार फूड कौन सा होता है सर? देखो, फूड जो होता है इसमें मेनली हमें कार्बोहाइड्रेट्स देखने को मिलेगा, प्रोटीन देखने को मिलेगा, फैट्स देखने को मिलेगा और ऑक्सैलिक एसिड देखने को मिलेगा। यही चार के बारे में एनसीईआरटी ने जिक्र किया है, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसने कार्बोहाइड्रेट को बनाया है, क्योंकि सारे टॉपिक्स हमारे इस लेक्चर में नहीं हैं। कुछ पार्ट डिलीट हो चुके हैं और कुछ पार्ट एनसीईआरटी ने 12th प्लस में रखा है, मतलब कि जब आप ग्रेजुएशन करोगे तब भी आपको ये सब पढ़ना है। तो जितना 12th की बात है मैं बता दूंगा, ओके? और नीट में जो जाएगा वो भी बताऊंगा। अरे यार क्या करूँ, मेरा काम ही है बताना, हो गया ना? बिल्कुल। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसके अंदर सिंपल शुगर प्रेजेंट होते हैं, जिसको अपन कहते हैं ग्लूकोज। राइट, बिल्कुल। अब देखो, ये जो हमारा यहाँ प्रोसेस होने वाला है, एक्चुअली जो फूड होता है किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, ये हमने देख लिया। तो ग्लूकोज में कितने कार्बन के चेन होते हैं? 6 कार्बन के चेन होते हैं। वो टूटते हैं किसमें? 2 पायरुविक एसिड में, जैसा कि हमने जब साइकिल पढ़ा था। कौन सा साइकिल याद करो? हमने कैल्विन साइकिल पढ़ा था। कब? फोटोसिंथेसिस में। तो उस टाइम हमने कहा था कि रूबिस्को एंजाइम जो होता है वो पहले क्या कर रहा था? CO2 को ऐड कर रहा था, 6 कार्बन का चेन बन रहा था, ग्लूकोज के फॉर्मेशन हो रहा था। उसके बाद वो 2 पायरुविक एसिड में तोड़ दे रहा था, जिसको हमने कहा भी था कि ये 3 कार्बन का चेन होगा और फर्स्ट कार्बन में एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा। जी हाँ, जिसने देखा होगा उसको याद आ रहा होगा, जिसने नहीं देखा है उसका याद ही नहीं आएगा, है ना? इसीलिए मैंने कहा था लिंक्ड है, तो देख लेना। और हाँ, ये मज़ेदार भी है, भरोसा रखो। आगे सुनते हैं। ग्लूकोज है वो पायरुविक एसिड में टूट जाता है, 2 पायरुविक एसिड बनाएगा। तो मैंने एक लिखा है, आपको 2 लेके चलना है। मैंने लिखा भी है कि 2 पायरुविक एसिड है, 2 × 3 कार्बन। राइट, बराबर है, बिल्कुल। तो ये पायरुविक एसिड जो होते हैं आगे जा कर के 2 रिएक्शन करेंगे, एक करेगा एरोबिक रेस्पिरेशन, एक करेगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा और एनारोबिक में ऑक्सीजन एब्सेंट होगा। अगर हम बात करें
तो ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसके अंदर हमें लिंक रिएक्शन देखने को मिलेगा। उसके हम एसिटाइल कोएंजाइम ए को कैसे बनाएंगे वो देखेंगे, और क्रेब्स साइकिल देखेंगे, जो तीनों इंपॉर्टेंट है नीट के रिगार्डिंग भी और बोर्ड के रिगार्डिंग भी। यहाँ तक कि आप जब ग्रेजुएशन भी करोगे ना तो उस लेवल में भी आपको ये क्वेश्चन पूछता है। अगर हम बात करें तो एनारोबिक में क्या होगा सर, तो एनारोबिक में होता है फर्मेंटेशन, किसका किसका, तो अल्कोहल का और लैक्टिक एसिड का, जो होगा किसके साथ, ऑक्सीजन के एब्सेंस में। अगर हम बात करें तो ये जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होगा ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स रीजन पे चलने वाला है। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन ये भी आता है कि जो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन रहा है वो किसके अंदर बन रहा है सर, तो वो बनता है साइटोप्लाज्म के अंदर। दूसरी बात, ये जो ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड बनता है इसके अंदर पेराइटल ऑक्सीजन होता है। मतलब कि अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि किस किस के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो हम ये भी बोलेंगे कि जो ये ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड बन रहा होगा ये भी प्रोसेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये भी पूछे कि बताओ कौन कौन एनारोबिक रेस्पिरेशन है, तो हमें ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड को भी एनारोबिक रेस्पिरेशन में लेना पड़ेगा। खैर यार, अब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करते हुए बस इतना समझो आप लोग कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक होता है क्रेब्स साइकिल के अंदर, एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर और लिंक रिएक्शन के अंदर, और एनारोबिक रिएक्शन होता है फर्मेंटेशन के अंदर। और ये जो हमारा ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड बन रहा है ये होता है पार्शियल ऑक्सीजन और पार्शियल ऑक्सीजन के एब्सेंस में, बस और कुछ भी नहीं है। ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड बन रहा है इसका मतलब ग्लूकोज टूट रहा है, जो टूटने को हम कहते हैं लाइसिस, बायोलॉजिकल वर्ड है याद रखना। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, मतलब टूटना। तो किसको तोड़ा हमने, ग्लूकोज को तोड़ा, इसलिए यहाँ वर्ड लगाएंगे हम ग्लाइकोलाइसिस। क्या लगाएंगे, ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर हो रहा है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद क्या होगा, एरोबिक रिएक्शन होगा और एनारोबिक होगा। एरोबिक जब होगा तो करेगा लिंक रिएक्शन, उसके बाद क्या बनाएगा, क्रेब्स साइकिल करेगा, राइट। तो देखो ये एक्चुअली अब इसके डिटेल में नहीं जाना है, मैंने जो जो लिखा है आपको वो याद रहेगा तो आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, और बोर्ड्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा और कन्फ्यूज भी नहीं हो गया। सुनो बस, है ना। जब ग्लाइकोलाइसिस होता है इट मीन्स ग्लूकोज जब टूटता है पायरुविक एसिड में तो उस टाइम 8 एटीपी मिलता है। कितने एटीपी मिलते हैं, 8 एटीपीज मिलते हैं। देखो यार फॉर्म नहीं हो रहे, मिलते हैं, क्योंकि हमने तोड़ा है उसे, तोड़ने में तोड़ा तो क्या निकला, एनर्जी निकला। कितने एटीपी निकले, 8 एटीपी निकले। किस फॉर्म में निकले हैं वो पे देखो, 4 निकलेगा एटीपी के फॉर्म में और 2 निकला है NADPH2 के फॉर्म में। तो आप बोलोगे सर ये हमें एटीपी तो पता है लेकिन ये NADPH2 है क्या, ये भी एनर्जी का फॉर्म है। जिसको फोटोसिंथेसिस देखा है वो बता देगा कि ये भी एक एनर्जी का फॉर्म होता है, लेकिन ये एनर्जी का फॉर्म कहीं भी यूज नहीं किया जा सकता है। तो इसको हमें क्या करना रहता है, एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट करना रहता है। तो एटीपी के फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, वो हमने पहले ही देखा है। एटीपी सिंथेस एंजाइम होता है वो इसको लेता है और एटीपी सिंथेस एंजाइम के थ्रू जाते ही ये जो है NADPH2 होता है ये कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में। किस तरह होगा हम लास्ट में देख लेंगे, भरोसा रखो। पर अभी जितना मैं बता रहा हूँ उतना समझते चलो, ओके, ताकि आगे मेरा दिक्कत नहीं होगी यार, इसलिए मैं बता रहा हूँ ऐसा। तो बता देता हूँ, ये जो NADH2 होता है, एक NADH2 में 3 एटीपी प्रेजेंट होते हैं, और FADH2 कहीं दिख जाता है तो इसका मतलब समझना उसके अंदर 2 एटीपी फॉर्म होंगे। देखो यार अगर इसके लिए भी लॉजिक लगाना है ना तो एक मैंने छोटा सा ट्रिक बनाया है। एटीपी जो है वो हमारा रियल गैस है जिसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी स्टोर में जाके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा NADH2 और FADH2 होता है इसको मैं चेक में बोलता हूँ। चेक इसलिए क्योंकि हम चेक को सिर्फ और सिर्फ बैंक में ही जाके विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब एक स्पेसिफिक लोकेशन में ही हम उसको विड्रॉ कर पा रहे हैं। वो जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू और वहाँ से फिर हम उसको विड्रॉ करते हैं, एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और प्लांट जो होता है फिर उसको कहीं भी यूज़ कर सकता है, राइट। अरे यार इतना डिटेल में भी नहीं जाओ, जितना बता रहा हूँ उतना सुन लो, काफ़ी है। अगर हम बात करें तो ये जो ग्लाइकोलिसिस होता है उसके बाद हमारा कंप्लीट होगा लिंक रिएक्शन। तो जब लिंक रिएक्शन हम देखेंगे तो उस टाइम हमें 6 एटीपी मिलेगा, मतलब कि 2 NADPH2 के फॉर्म में। उसके बाद होगा क्रैब साइकिल। अब क्रैब साइकिल जब होता है तो 2 एटीपी मिलता है, 2 FADH2 मिलते हैं और 6 NADH2 मिलते हैं। जब आप इसको कंप्लीट करके कैलकुलेट करोगे तो रिजल्ट आएगा 24 एटीपीज़, ओके। तो टोटल अगर हम बोलें कि हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन में कितना एटीपी खर्चा हुआ तो हम कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारा 38 एटीपी। कितना आएगा, 38। अब तो क्लियर हो रहा है ना यार कि अगर मैंने कहीं भी कहा, जब क्वेश्चन में कभी भी ऐसा पूछा कि और एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कितने एटीपी खर्चा हो रहा है, तो टोटल 38 एटीपी। मतलब कि जो ग्लाइकोलिसिस है उसको हमें एरोबिक रिएक्शन के अंदर भी लेना है
और अगर कभी क्वेश्चन पूछ दे कि लिंक रिएक्शन में या फिर क्रैब साइकिल में कितना होगा, तो उतना में हम कैलकुलेट कर सकते हो 24 और इसमें 6 जोड़ दो कितना होगा 30 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल को मिला करके 30 ATP हमें मिलता है। हमें नहीं, मतलब प्लांट को मिलता है, हम अपने पे बोल देते हैं कभी कभी, पर आपको समझना तो प्लांट ही एक्चुअली। ओके ठीक है। अगर ये टॉपिक क्लियर हो गया ना, तो आगे जो छोटे छोटे टॉपिक है वो भी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि पहला है SLP। SLP को कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, मतलब कि एनर्जी का बनना। क्या बोल रहे हो सर, समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, एक एग्जांपल लेते हैं, अभी समझ जाओगे। टोटल ATP को काउंट करना है आपको। जैसे कि ग्लाइकोलिसिस हो रहा था तो हमने देखा कि 4 ATP था और 2 NADPH2 था, जिसमें कि 2 ATP खर्च भी हो गया था, तो एक्चुअल हुआ 2 ATP 2 NADH2। दोनों को कैलकुलेट करके हमारा रिजल्ट क्या आ रहा था, 8 ATP आ रहा था ना। तो ये जो 8 ATP है वो NADH2 और ATP दोनों को हमने कैलकुलेट करके इकट्ठा किया है, तो उसी को हम कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन। जैसे लिंक रिएक्शन था तो वहाँ 2 NADH2 मिल रहे थे, तो भाई वो NADH2 जो होगा वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू जब जाएगा ATP में कन्वर्ट होने के लिए, तो 6 ATP मिलेंगे। तो उसको भी हमने कह दिया कि ये जो 6 ATP आया वही है हमारा SLP, राइट। क्रैब साइकिल में कितना होंगे, तो 24 SLP होंगे। अब तो क्लियर हो गया ना, बिल्कुल। अब आता है OP, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये एक्चुअल कहता है कि यार हमें किसी को कैलकुलेट नहीं करना, हम सिर्फ उसी को कैलकुलेट करेंगे जो ATP के फॉर्म में पहले से हो। जैसे कि बात करो ग्लाइकोलिसिस में कितने ATP प्रेजेंट है, तो सिर्फ 2 ATP प्रेजेंट है, बाकी के जो 2 NADH2 है तो इसको ये कैलकुलेट नहीं करेगा क्योंकि वो डायरेक्टली ATP के फॉर्म में नहीं है। उसी तरह लिंक रिएक्शन की बात करो तो क्या वहाँ पर कोई भी आपको ATP दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा होगा, वहाँ NADH2 के फॉर्म में है, उसको कैलकुलेट ये नहीं करेगा। अगर हम बात करें क्रैब साइकिल की तो वहाँ पर भी 2 ATP दिख रहे हैं, उसी को कहेंगे वो 2 ATP जो है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है। फॉस्फोराइलेशन का मतलब ही होता है एनर्जी में बनना या फिर एनर्जी बनना। ओके ठीक है। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना, तो आगे भी नहीं होगा कि एक्चुअली अब इसी को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, मतलब इसके डायग्राम को देखेंगे और किस तरह फंक्शन करता है उसको देखेंगे। मतलब बोल सकते हो हाँ कि जितना मैंने बताया है उसको मैं फिर से बताऊँगा विद डायग्राम, और कुछ भी नहीं है। ओके यहाँ तक में क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल यहीं तक में क्वेश्चन आपको पूछता है, पर घुमा फिरा के पूछेगा। थोड़ा सा रेडी हो जाओ अपने क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन तो मैं डेली पोस्ट करता ही रहता हूँ, आप चाहो तो वहाँ से भी देख सकते हो। ओके अब आ जाओ इस फिगर पे जो कि ग्लाइकोलाइसिस का है, मतलब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड कैसे कन्वर्ट होता है, वो पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ लिखा हुआ है। और ये पार्ट मज़ेदार बात बताऊँ, ये डिलीटेड है एक्चुअली, इससे इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछता है, जो भी आएगा वो मैं बता देता हूँ, उसी को याद कर लो काफ़ी है। ओके देखो यहाँ पर ग्लूकोज है, वो टूटेगा किस में, सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में टूटता है। अब वो लोग सर ये तो बहुत पेचीदा लग रहा है, लेकिन तो यार इसके लिए ट्रिक है। ट्रिक यह है कि GGFFG 2 × BP4, इसका एक खुद का ट्रिक है, मैंने बनाया अपने से। GGFFG 2 × BP4 कैसे समझना है वो देखो। यहाँ पर देखो G और G के बीच, मतलब ग्लूकोज और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बीच एक ATP मिल रहा है, राइट, मिला ना, बिल्कुल। ATP जहाँ रिलीज होगा आपको वहाँ काइनेज वर्ड लगाना है, और FADH2 या NADH2 कहीं दिख जाए तो वहाँ आपको डिहाइड्रोजिनेज वर्ड यूज़ करना है। अब देखो यहाँ GG के बीच हमें क्या मिला, एक ATP मिला, तो हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, काइनेज। तो यहाँ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था तो 6 यहाँ से पकड़ लो, हो जाएगा हेक्सोकाइनेज। उसके बाद हम बात करें तो GG हो गया कंप्लीट। अब आएगा क्या, FFG। तो F और F के बीच फिर से देखो एक ATP रिलीज हो रहा है, तो उसको फिर से हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, काइनेज वर्ड यूज़ करेंगे, और वहाँ पर वर्ड होगा फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। क्या होगा, फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। उसी तरह अगर हम बात करें तो फिर हमने बोला था B और P के बीच आपको ATP रिलीज होता दिखेगा, क्योंकि वहाँ पर भी हमने डैश दिया था। तो वहाँ पर जो होता है वहाँ पर भी कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, काइनेज वर्ड यूज़ करेंगे, लेकिन वहाँ पर आएगा फोस्फोग्लाइकेट काइनेज। ओके ये देखो यार, बस मैं जो लॉजिक लगा रहा हूँ उसको समझो, और बाकी आपको कुछ नहीं उल्टा पल्टा समझना है। ओके उसी तरह मैंने बोला था लास्ट के P और P के बीच भी आपको क्या करना है, P और P के बीच आपको फिर से डैश लगानी है। उस डैश का मतलब क्या था, ATP रिलीज़ होगा तो वहाँ पर फिर से एक ATP रिलीज़ होता है, तो फिर से वहाँ वर्ड लगेगा काइनेज, तो हम लिखेंगे उस टाइम पायरुवेट काइनेज। तो ये थी हमारी पूरी ATP की कहानी, काइनेज 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 बस लगा दिया, और कुछ किया क्या, कुछ भी नहीं किया। पर जहाँ जहाँ हमने डैश नहीं दिया था वहाँ वहाँ तो क्या रिलीज़ हो रहा होगा, NADH2 या फिर FADH2। ओके तो जहाँ जहाँ हमने NADH2 या फिर FADH2 है वहाँ पर मैंने क्या बोला था, क्या वर्ड यूज़ करना है आपको,
डिहाइड्रोजिनेज। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ ग्लिसरॉल्डिहाइड और बाइफॉस्फेट के बीच यहाँ पर एटीपी रिलीज़ नहीं हुई है, यहाँ पर NADH2 रिलीज़ हुई है। तो वहाँ पर वर्ड कौन सा लगाएंगे? डिहाइड्रोजिनेज। देखो यार वर्ड लगा हुआ है कि नहीं? तो बिल्कुल यही ट्रिक को समझना था और कुल मिलाकर आपको ये देखना है कि किस तरह से एटीपी रिलीज़ होता है। तो देखो हमने कहा था ना टोटल कितने एटीपी रिलीज़ होंगे? 2 एटीपी रिलीज़ होते हैं और 2 NADH2 रिलीज़ होता है। तो टोटल कितने एनर्जी बनती है? 8 एटीपी बनता है, जिसको अपन कहते हैं SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और अगर सिर्फ एटीपी की बात करो तो वो 2 होता है, जिसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहेंगे। अब तो क्लियर हो गया ना? SLP ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होना ही चाहिए था यार, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। क्लियर है? अब देखो उसके बाद हमने बोला था एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन होने के बाद वो क्या बनाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए को प्रोड्यूस करेगा। कैसे? वो देखो, जब ये ग्लाइकोलिसिस किया तो ये किस में टूट जाएगा? 2 पायरुवेट के चेन में टूट जाएगा। 2 पायरुवेट एसिड में टूट गया है। देखो 3 कार्बन चेन है, ये भी 3 कार्बन का चेन है। यहाँ पर देखो आपको क्या क्या दिख रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक एनर्जी बन रही है, किस फॉर्म में? NADPH के फॉर्म में। दूसरी बात, यहाँ से CO2 भी रिलीज़ हो रहा है। क्या हो रहा है? एक CO2 रिलीज़ हो रहा है। देखो जब एक CO2 रिलीज़ हो रहा है तो कहने का मतलब एक कार्बन जो है वो गायब हो जा रहा है। तो वहाँ पहले था 3 कार्बन का चेन, अब हो जाएगा 2 कार्बन का चेन। उसी को हम कहते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए। उसी तरह दूसरा पायरुवेट एसिड को देखो, क्योंकि 2 पायरुवेट एसिड बनेंगे ना। याद करो यार, एक ग्लूकोज था 6 कार्बन का, तो 2 पायरुवेट एसिड बनेगा ना 3 3 कार्बन का। तो दूसरा जो का पायरुवेट एसिड है उसमें भी सेम कहानी होगी, वहाँ पर भी एटीपी बनेगा किस फॉर्म में? NADPH2 के फॉर्म में। और वहाँ से भी एक CO2 रिलीज़ हो जाएगा। और अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक CO2 जब रिलीज़ होगा तो वहाँ पर क्या होगा? कोएंजाइम ए आ जाएगा, तो बन जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो कि 2 कार्बन का चैन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एक CO2 रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ हमने समझ लिया, अगर एक ग्लूकोज टूटेगा तो 2 पायरुवेट एसिड बनेंगे, और 2 पायरुवेट एसिड बनेंगे तो दोनों में से एक एक CO2 रिलीज होगा। क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देगा कि बताओ एक पायरुवेट एसिड में कितने CO2 रिलीज होते हैं? तो सिर्फ एक। लेकिन अगर पूछ दे क्वेश्चन कि एक ग्लूकोज में कितने CO2 रिलीज होंगे, तो बोलोगे सर 2। जैसा कि हमने देखा है पायरुवेट एसिड में कि 2 CO2 रिलीज होते हैं, राइट। तो आप क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्या क्वेश्चन पूछेगा और आपको किस तरह से उसको आंसर को टिक करना है। ओके, तो हमने एसिटाइल कोएंजाइम ए कैसे बनता है वो भी देख लिया। अब एक एसिटाइल कोएंजाइम ए से एक क्रैब साइकिल होना है, तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए से कितने क्रैब साइकिल बनेंगे? तो 2 क्रैब साइकिल बनेंगे। अगर मैं आपको एक डिक्टेट कर देता हूँ तो दूसरा साइकिल तो ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि सेम ही तो चलेगा ना। बिल्कुल। तो हम क्रैब साइकिल को देखने वाले हैं। तो जैसे यहाँ एसिटाइल कोएंजाइम ए यहाँ फॉर्म हो जाता है तो वहाँ उसके बाद एक साइकिल बनता है, उस साइकिल को कहते हैं क्रैब साइकिल। यहाँ पर देखते जाना किस तरह चेंज होता जाता है। तो बोलो सर यहाँ पर इसका कोई ट्रिक है क्या? तो बिल्कुल यार ट्रिक मैं बताता हूँ। इसका ट्रिक है अ सिटी इज़ केप्ट साइलेंट फॉर अ मिलिट्री ऑपरेशन। देखो क्या क्या बोला, मैं नहीं समझ में आया ना, अभी देखो समझ में आएगा। मैंने बोला अ सिटी इज़ केप्ट साइलेंट फॉर अ मिलिट्री ऑपरेशन, इसी से अपन पूरा ट्रिक लगाने वाले हैं। सिटी से याद रहेगा साइट्रिक एसिड, इज से याद होना चाहिए आइसोसाइट्रिक एसिड, कैप्ट से याद आना चाहिए अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, साइलेंट से सक्सिनेट बनेगा, 4 से फॉर्मरेट, उसी तरह एक मैलेट, और एक ऑपरेशन से बन जाएगा ऑक्सैलोएसिटेट। तो इस तरह का एक छोटा सा ट्रिक है, सिटी इज़ केप्ट साइलेंट फॉर अ मिलिट्री ऑपरेशन। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। और यहाँ मेन समझना है कि एटीपी जो है कब फॉर्म होता है, कब निकलता है, और NADPH कब निकलता है। तो देखो यार, सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो निकलता है वो CO2 निकलता है। वो भी कब निकलता है? तो जब आइसोसाइट्रिक एसिड फॉर्म होता है उस टाइम। उसके बाद सबसे पहले एक CO2 रिलीज़ हो जाता है। तो देखो यहाँ पर से भी एक CO2 रिलीज हो रहा है। एसिटाइल कोएंजाइम ए जब बन रहा था तो वहाँ पर भी देखा हमने कि 2 कार्बन से एक कार्बन जो होता है रिलीज हो रहा था, मतलब एक CO2 वहाँ से भी भाग रहा था। अब यहाँ जैसे आ रहे हैं, यहाँ से भी एक CO2 जो है वो मिसिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल। तो जैसे वहाँ CO2 निकलेगा तो CO2 के निकलते ही वहाँ पर भी एक एनर्जी फॉर्म होगा। उस एनर्जी का नाम होगा NADH। मतलब कौन से फॉर्म में है ये? NADH के फॉर्म में है। इट मीन्स ये अभी डायरेक्टली ATP के फॉर्म में नहीं है, इसको हम ATP के फॉर्म में कन्वर्ट भी करेंगे। आगे यही प्रोसेस हम देखेंगे किसके थ्रू करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू करते हैं। इतना याद रख लो। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अभी हम कुछ सेकेंड के अंदर ही देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर पहला एनर्जी निकल गया। उसी के बाद जो अल्फा ग्लूटारिक एसिड फॉर्म होता है तो वहाँ से भी एक CO2 और रिलीज हो जाता है। तो बोलो सर यहाँ पर 2 CO2 रिलीज हो रहे हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर 2 CO2 रिलीज हो रहे हैं। और जैसे फिर से CO2 निकलेगा तो वहाँ से फिर से एक एनर्जी निकलेगी NADH के फॉर्म में।
एक NADH में कितने ATP प्रेजेंट होते हैं? 3 ATP प्रेजेंट होते हैं। तो हम बोल सकते हैं टोटल अभी तक हमने 6 ATP देख लिया, राइट। अब देखो यहाँ पर जैसे सक्शनाइल बनता है, सक्शनाइल बनने के बाद जो सक्शिनेट बनता है तो उसके बीच एक OTP निकलता है, और सॉरी GTP निकलता है। GTP जो होता है वो एक्चुअली ATP के फॉर्म में ही होता है, इसको भी डायरेक्टली कहीं पर भी यूज किया जा सकता है। तो समझ लो यार ये GTP नहीं है, ये ATP ही है। तो यहाँ से एक ATP निकल गया, तो आप कितने ATP हो गए टोटल? 3 3 6 और एक, ये 7 हो गया। और हमें पता है कि जब हमने क्रैब साइकिल देखा था स्टार्टिंग में, तो हमने कहा था टोटल कितने एलटीपी निकलते हैं? 24। मतलब कि 2 क्रैब साइकिल होता है तो 24, तो एक क्रैब साइकिल में कितने निकलेंगे? 12 निकलेंगे। तो 7 हमने कंप्लीट कर लिया, अभी 5 अभी भी बाकी है। अब देखो कैसे कैसे निकलेगा वो भी देखते हैं। तो सक्सिनेट से जब फॉर्मरेट बनता है तो उस टाइम फिर से एनर्जी निकलता है, लेकिन ना तो इस टाइम NADPH के फॉर्म में होगा और ना ही FADH के फॉर्म में होगा। इस टाइम फॉर्म में होता है ATP, इस टाइम फॉर्म में होता है FADH के फॉर्म में। अब FADH के फॉर्म में है तो मतलब एक इसके अंदर कितने LTP प्रेजेंट होंगे? 2 LTP प्रेजेंट होंगे। ये किस में जाएगा? ये भी जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास। वहाँ पर कैसे अभी इलेक्ट्रॉन से ये किस तरह से ये ATP बनेगा वो भी हम देखेंगे। तो लेकिन ये भी याद रख लो कि यहाँ से एक FADH2 निकल जाएगा। अब जैसे निकलेगा तो कितने हो जाएंगे? इधर 7 थे, इधर मतलब 9 ATP अभी तक खत्म हो गए। बचे कितने हैं? 3। मतलब 3 ATP और अभी कहीं ना कहीं से निकलने वाला है। तो जैसे ही फॉर्मरेट से मैलेट बनता है उस टाइम एक वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होता है। देखो यार तभी सिर्फ निकल रहा था, एडिशन किसी का नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे फॉर्मरेट से मैलेट बना वहाँ पर एक H2O आके अटैच हो जाता है। तो आप बोलोगे सर इसको भी याद करने का ट्रिक बताओ। FM याद कर लो। FM जहाँ पर आएगा, FM जहाँ पर आएगा वहाँ पर समझो एक H2O का मॉलिक्यूल आकर के उस पर अटैच हो जाएगा। अब FM कंप्लीट हो गया अपना। मैलेट के बाद जैसे ऑक्सैलो एसीटेट बनने वाला होता है तो उस टाइम पर NADPH जो होता है वो रिलीज हो जाता है। अब देखो यार एक NADPH में कितने ATP प्रेजेंट होते हैं? 3 ATP प्रेजेंट होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एक NADPH में 3 ATP है तो टोटल हो जाएंगे 12 ATPs, जो कि हमने पहले ही देखा था कि एक क्रैब साइकिल में 12 और एक क्रैब साइकिल में 12, तो 2 क्रैब साइकिल मिला के कितने ATP खर्चे हो जाएंगे? 24 ATP खर्च हो जाएगा, जैसा कि हमने पहले ही देखा था। कहाँ पर खर्च होता था वो भी देख लिया। मेन हमें पढ़ना है अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हमें ये देखना है सर कि अब इलेक्ट्रॉन जो है किस तरह से चैन बनाते हैं और किस तरह से ये NADPH जो होता है या FADH होता है वो किस तरह से ATP में कन्वर्ट होते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये पूरा का पूरा रिएक्शन कहाँ पर चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया के सेंटर में चलता है, मैट्रिक्स रीजन में चलता है। और हमने देखा था जब ग्लाइकोलाइसिस होता है तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर हो रहा था? वो हो रहा था हमारा साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या होता है? तो सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। उसी सेल ऑर्गेनल्स में से एक माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है जिसका काम है एनर्जी प्रोवाइड करना। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है NADH। अब ये NADH जो होता है ये डायरेक्टली तो कहीं यूज़ नहीं कर सकता, तो ये सोचता है कि इसको ATP में कन्वर्ट किसी ना किसी तरह से करना है। तो ये NADPH जो होता है वो टूटता है NAD+ और H+ में। NADH+ में टूटेगा। अब वो टूटता है, उसके बाद वहाँ पर उसके अंदर में 4 कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं? 4 कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। वो चारों कॉम्प्लेक्स आपस में अटैच होंगे, जैसा कि आपको यहाँ फिगर में भी दिख रहा होगा। अब यहाँ पर देखो क्या होगा कि जो NADH+ होगा इसमें से एक H+ जो होगा वो बाहर जाएगा। एक NADH+ जो होगा वो दे देगा कॉम्प्लेक्स 1 को। अब कॉम्प्लेक्स 1 को अगर H+ देगा तो कहीं ना कहीं वो अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज अगर दे रहा है तो मीन्स प्रोटॉन दे रहा है, तो उसको इलेक्ट्रॉन भी तो देना पड़ेगा ना उसको मेकअप करने के लिए। तो बिल्कुल, तो अब वो जो है उसको मेकअप करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, राइट। बिल्कुल सही है सर, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। मतलब आप कॉम्प्लेक्स 1 के पास एक हाइड्रोजन भी जाएगा, H+ भी जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन भी जाएगा। तो वो H+ जो होगा वो बाहर रिलीज कर देगा। कहाँ पर? तो इन ये जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, उस जगह पर वो H+ को रिलीज करके रख देगा। लेकिन एक H+ बाहर नहीं जाता है, 2 H+ वो बाहर जाएगा। और कितने बार जाएगा? तो 3 टाइम्स जाएगा। अगर एक NADH+ है तो वो H+ को वो कैसे भेज रहा है? तो पहले कॉम्प्लेक्स 1 को दे रहा है और कॉम्प्लेक्स 1 जो है उस H+ को ले जा करके इनर मेम्ब्रेन में वो डिपॉजिट करता जा रहा है। और वैसा कब तक करेगा? 3 बार करेगा, 3 टाइम्स 2H+ को वो डिपॉजिट कर देगा, राइट। और वो जो H+ होगा वो H+ को ले लेगा जा करके ATP सिंथेस।
और यही एटीपी सिंथेस जो होता है वहाँ पर जाने के बाद ये जो H+ होगा उसको वो एटीपी में कन्वर्ट किसी तरह कर देता है और कितने एटीपी बनाएगा। तो देखो 2H+ में एक एटीपी फॉर्म होता है, तो यहाँ 3 बार वो 2H+ 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 फॉर्म किया है, तो हम बोल सकते हैं कि 3 एटीपीज बनेंगे ना। बिल्कुल। तो अब समझ में आया ना कि एक NADH से कितने एटीपी बनते हैं, 3 बनते हैं, और कैसे बनते हैं वो भी देख लिया। उसी तरह से FADH+ की भी कहानी है। एक FADH में से फिर से H+ रिलीज होगा, H+ को कॉम्प्लेक्स 1 के पास भेजेगा, कॉम्प्लेक्स 1 बाहर भेजेगा, उसी तरह 2H+ को वो 2 बार बाहर भेजता है, और वो एक 2H+ से एक एटीपी फॉर्म होगा, तो 2H+ से 2 एटीपी फॉर्म हो जाएंगे। तो हम बोलेंगे कि ये 2H+ जो है वो 2 एटीपी को फॉर्म करेगा कब, जब वो एटीपी सिंथेस एंजाइम के पास जाएगा तब। तो इतना अगर आप समझ गए हो ना, तो एक बात और समझ जाओ, ये जो चारों कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4, चारों में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। बिल्कुल सर, हो रहा है। तो उस लास्ट में उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है ऑक्सीजन। कौन करता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को लास्ट में एक्सेप्ट कर लेगा। और हम सबको पता है यार H+ बाहर में घूम रहा है, तो H+ के साथ वो रिएक्ट करेगा और बना देगा H2O। तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं था, पूछा था कि फाइनल एक्सेप्टर कौन होता है इलेक्ट्रॉन का, तो वो होता है O2, राइट। वो कब करता है? तो जब ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स 4 होता है उसके पास वो जा कर के इलेक्ट्रॉन को लेने का काम करता है। ओके, यहाँ पे आप कोई डाउट नहीं होगा ना? अगर होता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं बता दूंगा। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स 1 क्या है, कॉम्प्लेक्स 2 क्या है, कॉम्प्लेक्स 3 क्या है, कॉम्प्लेक्स 4 क्या है, अलग अलग चीज़ है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा, आप याद कर लेना। यहाँ तक हमने जितना ही पढ़ा है ना वो था एरोबिक प्रोसेस। अब हम पढ़ेंगे एनारोबिक प्रोसेस। और एनारोबिक प्रोसेस में हमने कहा था ना क्या होगा, वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन हो ही ना, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होने वाला रिएक्शन। और हमने कहा था फर्मेंटेशन किसका किसका होगा, अल्कोहल का और लैक्टिक एसिड का। तो देखो मैंने लिखा है अल्कोहल में एग्जांपल है इथेनॉल का। तो इथेनॉल में CO2 जब ऐड हो जाता है तो वो जो इथेनॉल होता है वो अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेस को फॉर्म करेगा, जिसको अपन पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज भी बोल सकते हैं। और लैक्टिक एसिड की बात करो तो वो लैक्टिक डीहाइड्रोजिनेस को फॉर्म करता है। बस इतना ही कुछ जानना था और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। एक लास्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट को जो होता है ये कहता है CO2 रिलीज्ड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन कंज्यूम्ड वॉल्यूम, उसी रेशियो को कहते हैं रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट। और जो क्वोशिएंट होता है वो मैंने लिखा है कि कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 होता है, फैट के लिए लेस देन 1 होता है, और प्रोटीन के लिए 0.9 होता है। और इससे प्रोटीन का 0.9 याद रखना, क्योंकि ये नीट 2019 2021 ये सब में क्वेश्चन पूछा था। ओके, तो इसको याद कर लेना। उसके बाद आते हैं, तो हमारा जो चैप्टर है वो तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हमने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा है, फैट और प्रोटीन भी आपके बुक में दिया हुआ है, लेकिन बस छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है ये पाई चार्ट के थ्रू। तो NCERT में अगर दिया है तो चलो बताना ज़रूरी है, राइट। तो देखो जिस तरह हमने कार्बोहाइड्रेट में देखा ना कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो पहले सिंपल शुगर में टूटता है, ग्लूकोज में टूटता है, फिर ग्लाइकोलिसिस होता है, उसके बाद क्रैब साइकिल करता है, ये सब हमने देखा। तो अब उसी तरह प्रोटीन की अगर बात कर ले तो प्रोटीन में इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं होता। प्रोटीन जो होगा वो टूटेगा सीधा एमिनो एसिड में, और एमिनो एसिड से टूटने के बाद वो पायरुविक एसिड को फॉर्म करेगा। पायरुविक एसिड बनने के बाद वो एसिटाइल कोएंजाइम A को बनाएगा, और एसिटाइल कोएंजाइम A जब बनेगा तो उससे फिर क्रैब साइकिल हो जाएगा। हमने कहा था वहाँ क्रैब साइकिल में देखा 2 CO2 रिलीज होता है और एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड भी होता है। कहाँ पर होता है? FM के बीच, देखा भी था। उसी तरह अगर हम बात करें फैट की, तो फैट टूटता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, और ये भी बहुत छोटा प्रोसेस करता है। ये बोलेगा कि मैं सीधा का सीधा एसिटाइल कोएंजाइम A को प्रोड्यूस कर दूंगा, और एसिटाइल कोएंजाइम A बनेगा तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? क्रैब साइकिल होगा, राइट। और इतना ही छोटा छोटा टॉपिक था, और ये चैप्टर यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। और जो भी कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप मेरे को बिंदास कमेंट कर सकते हो, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।